आज हमारे साथ आयुर्वेद के शल्य तंत्र के मैं कहूँगा भीष्म पितामह हमारे साथ हैं डॉक्टर ओपी दवे सर, जो कि एचओडी है पारुल यूनिवर्सिटी गुजरात में। और अगर मैं सर के बारे में सर की जो क्वालिफ़िकेशन है या सर की जो नॉलेज है उसके बारे में बताना शुरू करूं तो मेरे ख्याल में आज का पूरा पॉडकास्ट सर के गुणों के बारे में बताता ही मैं चला जाऊंगा। सो सर का सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, आयुर्वेद के शल्य तंत्र को विदेशों में भी सर ने अपने जर्नल्स पब्लिश किए हैं और वहाँ तक आयुर्वेद की शार सूत्र चिकित्सा को वहाँ पे भी मूल्यांकन दिया है। तो सबसे पहले प्रणाम सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। जी। सर आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बेसिकली है कि हम किस तरीके से, क्योंकि मेरे को याद है आज भी वो दिन जब मैं आपसे सीखा करता था, और उस दिन से लेकर के आज तक कभी भी जो शल्य तंत्र है या ज़िंदगी की आम रूटीन की बातें हैं, जो व्यवहार की बातें हैं, वो मेरे लिए हमेशा से ही मार्गदर्शन कर रही हैं। आज एक जो नया बिगनर है, जो एक नया बीएमएस डॉक्टर है, उसको एनोरेक्टल प्रैक्टिस में इंटरेस्ट क्यों लेना चाहिए सर? और इस फील्ड में आगे क्या स्कोप और क्या फ्यूचर है सर? जनरली डॉक्टर ललित, पहले धन्यवाद दे दूं आपको कि अच्छा आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। जनरली पूरी दुनिया एनोरेक्टल डिजीजेस की हब है, कैपिटल। हम मानते हैं कि डायबिटीज़ कैपिटल हो रही है पूरे भारत में, पर एक्चुअली डायबिटीज़ कैपिटल नहीं है। कैपिटल अगर पूरी दुनिया में ही मैं मानूं तो वो है एनोरेक्टल डिजीजेस, और ख़ास तौर से फीसर लड़कों लड़कियों में, जवान लड़कों में, और आफ्टर द एज ऑफ 40 सारे मेल्स और फीमेल्स भी। 40% दुनिया की पॉपुलेशन 40 साल के बाद में सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक पल्स से सफ़र करती है। इसीलिए बहुत बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन होता है अगर हम लोग इस फील्ड में सफ़रर्स को बहुत कम नॉन या मिनिमम इन्वेजिव ट्रीटमेंट के द्वारा हम लोग उसको ठीक कर सके। तो हम लोग, हमारा ही नहीं, हमारे आयुर्वेद की विधा का भी हम लोग पूरी दुनिया में नाम ऊंचा कर सकेंगे अगर हम लोग इस विधा के द्वारा हम अपना ब्रेड बटर कमाना शुरू करेंगे। और यह एक ऐसी विधा है जिसमें आयुर्वेद को छोड़ करके बाकी सारी विधाओं में नित नए चेंज आते रहते हैं, परंतु सक्सेस रेट अभी भी हमारी सबसे अच्छी है। और हम ही सबसे अच्छे ढंग से पाइल्स को, फीसर को, फिस्टुला को, आज भी इतना कंपटीशन होने के बाद भी, इतने दुनिया में एडवांसमेंट होने के बाद भी हम ही सबसे अच्छी तरह से ठीक कर पाते हैं। जी सर। सर जब एज ये जो है, एक तरीके से हम इसको पैरा सर्जरी मानते हैं, पर सर्जरी इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्जरी। तो जो नया एक बिगनर स्टूडेंट है, सो उसके लिए किन केस से वो स्टार्ट करे? सबसे पहले केस कि जिसको करके इसको कॉन्फिडेंस आए और बाद में वो आगे एडवांस केसेस को हैंडल कर पाए। तो स्टार्ट अपनी प्रैक्टिस में किन केसेस को उसको देखना चाहिए या किन केसेस को उसको शार सूत्र से ठीक करना चाहिए सर? जनरली थोड़ा सा हमारा इसमें एक अलग सलाह होती है कि नए बिगनर को सबसे पहले 3rd डिग्री पाइल मास और 4th डिग्री पाइल मास से शुरू करना चाहिए। दुनिया में हमें 1st डिग्री पाइल मास सोचें, पढ़ाने में पढ़ा लेते हैं 1st डिग्री पाइल मास, परंतु क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, मेरी 60 साल की मेरी उम्र है, परंतु मैं ये बता पाऊंगा कि सबसे अच्छा अगर हमें कोई केस होता है इस एनोरेक्टल प्रेस में, वो होता है 4th डिग्री पाइल मास का। उसके बाद में 3rd डिग्री पाइल मास का, क्योंकि वो ऑलरेडी बिना जाइलोकेन लगाए, बिना जाइलोकेन इंजेक्शन, बिना कुछ किए, थोड़ा सा आप बोलोगे कि जोर लगाओ, पूरा का पूरा बल्ज होकर बाहर आ जाएगा। और इवन आपको बिना जाइलोकेन इंजेक्शन लगाए भी वो आपको अलाउ कर देगा कि आप एग्जामिनेशन करो, आप उसको प्रॉपर जांच करके उसमें सार सूत्रा या प्लेन थ्रेड या रैपिड टू जो भी हमारा प्रोसीजर है हम लोग करें, सार पातन करें। पेशेंट का इतना अद्धा कोऑपरेशन मिलता है कि हमें एक बिगनर को किसी प्रकार की तकलीफ और न किसी प्रकार कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि स्पिंक्टर इतनी ढीली होती है कि हमें किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रोक में जाना, दर्द होना, इवन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट कभी आपको चिल्ला कर नहीं बोलेगा साहब कि मेरा दर्द हो रहा है, क्योंकि इतना ऑलरेडी वो वहाँ की नर्व्स टिश्यूज इतनी वो स्लगिश हो जाती है
कि वह पेन के बारे में बोलेगा ही नहीं कि मुझे पेन हो रहा है। और इवन जब वो पानी में बैठेगा तो आराम से वो बाहर निकलेगा। 4 डिग्री पाइल मास के मत से बाहर होते हैं तो पंचवल्कल वात में गर्म पानी में आराम से सेक लगेगा, तो पेशेंट उस सेक से ही अपने आप को आराम महसूस करने लग जाएगा। उसको वो कहेगा ही नहीं आपको सब चिल्ला करके रात को दर्द हो रहा है, गोली खानी है, दर्द करना है। और 4-5 दिन में इतने बड़े होते हैं, हम लोग इतना अच्छी तरह से बांध देते हैं उसकी पेडिकल को कि वो 4-5 दिन में सबसे पहले 2 डिग्री पाइल मास गिरेगा 6 दिन में, तो 4 डिग्री पाइल मास का गिरेगा 3 दिन में ही। ओके जी सर। तो मेरा सलाह ये होती है कि 4 डिग्री पाइल मास जो सब लोगों को परेशान दिखता कि इतना बड़ा मस्सा है, इतना बड़ा मस्सा है, पर वो इतना बड़ा मस्सा हमारे लिए ये मानिए कि वरदान है हमको, हमारे प्रैक्टिस नया शुरू करने के लिए। तो जी सर। और उसके बाद में फीसर में, क्रोनिक फीसर इन एनो में हम लोग LIS करें, चाहे PIS करें, चाहे ड्रॉप्स डायलिटेशन करें, पेशेंट सेकेंड ही आपको भगवान मानना बोलना शुरू करेगा। आप चाहे छोटी उम्र के हैं चाहे बड़ी उम्र के हैं, 24 घंटे के अंदर वो पेशेंट आकर बोलेगा, सबसे पहली लाइन वो ये बोलेगा, सर आप मेरे लिए भगवान हो। ये शब्द वो चाहे किसी भी स्टेट में आप प्रैक्टिस करोगे, जब अगर आप फीसर का ऑपरेशन करके दोबारा मिलोगे तो पेशेंट अपने मन से ही आपके लिए एक दुआ देगा कि साहब कि आप मेरे लिए भगवान हो, मैं इतने दिन फालतू दुख पाया, इतने लेट हो गया, मैं ये काम मुझे पहले करवा लेना चाहिए था, ये बोलेगा। जी सर बिल्कुल। सर जो इंडेक्स फिंगर होती है सर्जन की थर्ड आई बोली जाती है। हाँ बिल्कुल। सो पर रेक्टल एग्जामिनेशन जितना हर करें सर्जन को करना चाहिए। बिल्कुल। सो उसको करते समय क्या सावधानियां सर रखनी चाहिए और किन डिजीज में उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए सर, उसके बारे में क्या? देखो जनरली इंडेक्स फिगर जो हमारी आई होती है, बेसिकली इसको अगर मैं आज के बच्चों की भाषा में बोलूँ तो वह हमारी चिप लगी रहनी चाहिए, उसमें हम चिप डेवलप करें। कैसे हमारी मोबाइल में चिप होती है तो हमको सारी इन्फॉर्मेशन देती रहती है, वहाँ से फ़ोन आया वहाँ से, इस प्रकार से हमें टॉप ऑफ द इंडेक्स पर नहीं, पल्प ऑफ द इंडेक्स पर हमको चिप डेवलप करनी चाहिए। और हमें एग्जामिनेशन हमेशा टॉप से नहीं करके हमको पल्प जो होता है लास्ट पोर्शन होता है उससे हमें हमेशा ही हमें प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। और धीरे धीरे हम लोग उस पल्प के द्वारा ही जो मांस होता है हमारी अंगुली का ऊपर वाला, उसी के द्वारा हम लोग धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन गेन करें। और उसमें सबसे पहला हमें ये बात ध्यान रखना है कि पेशेंट जब हिस्ट्री देता है और एक्यूट फीसर का पेशेंट होता है या नया नया पेशेंट चिल्ला रहा है, नई लड़की है, नया लड़का है, जो 6 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में वो दर्द के बारे में, और आपको मालूम होगा कि शायद उसको संभावित रूप से एक्यूट फीसर है, तो हमें उसको एवॉइड करना चाहिए सीधा ही हमें। दूसरा, कई बार पेशेंट जब आता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी पेशेंट में स्ट्रंगुलेशन होता है, स्ट्रंगुलेटेड पाइल मास होता है, या वहाँ पर थ्रोम्बोज्ड पाइल मास होता है, तो वो भी आपको अलाउ नहीं करेगा। तो ऐसे केस में जहाँ पर इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन की प्रेजेंस के अंदर भी हमें PR को अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि वो इन्फेक्शन हमारे अंगुली के द्वारा और आजू बाजू में कहीं उसका वो थोड़ा सा मार्जिन इरोज हुआ, कट हुआ, तो पेशेंट उसके बाद में खूब ज़्यादा दर्द करेगा, पेशेंट दर्द के बारे में चिल्लाएगा और हो सकता है कि इन्फेक्शन थोड़ा सा और स्प्रेड अप हो जाए। तो हमें जब इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूट फीसर इन एनो, हमें जनरली हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी तो ये हमारे लिए मानिए कि भगवान ने दिया हुआ हमारा एक ऐसा भगवान का आशीर्वाद है कि हम इसके द्वारा सारी इन्फॉर्मेशन हम खाली इसी एक इंडेक्स के द्वारा ले सकते हैं। और PR या पर डिजिटल एग्जामिनेशन हमारे लिए एक MRI से भी बड़ा उपकरण मैं मानता हूँ इसको। जी सर। सर पेन कई बार क्या होता है कि आफ्टर लाइगेशन पेन से जो है डॉक्टर्स घबरा जाते हैं कि भाई पेशेंट कहता है मेरे बहुत दर्द होता है, या ये दर्द इतना ज़्यादा क्यों होता है, या कैसे इस दर्द को कम कर सकते हैं कि आफ्टर शार सूत्र या आफ्टर लाइगेशन हम पेन को रिड्यूस कर सकें सर? देखो 2 प्रकार के मैंने अपने जीवन में अनुभव से सीखा ये बात कि दर्द कम करने के लिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर और ऑपरेशन थिएटर के 1 घंटे तक हमें बर्फ़ का सेक करना चाहिए। वो जो होता है कि वो ट्रॉमेटिक, कहीं भी ट्रॉमा होता है, कहीं भी हमारे टिश्यू को इंजरी होती है, तो सबसे पहले आयुर्वेद के हिसाब से वहाँ पर पित्त बढ़ता है, और पित्त जब बढ़ता है तो वहाँ पर रक्त की वृद्धि होती है, और जब जितना अधिक वहाँ पर रक्त का फ्लो बढ़ेगा उतना ही वहाँ पर एंजाइम्स जो पेन को हमारे को फील कराते हैं, वो नर्व जो हमें पेन को फील कराते हैं, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होंगे। और उस इरिटेशन को कम करने के लिए हमें 1-2 घंटे तक हमें हमेशा आइस क्यूब्स का यूज़ करना चाहिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को कभी कभी हम लोग भूल जाया करते हैं और गर्म पानी में बैठने को शुरू में ही हम बोल देते हैं, तो वो आगे जा कर के हमें थोड़ा सा वो
लंबा हमारे हो जाता है, तो हमें एक फर्स्ट 3 आवर्स में तो आपको लगाना है आइस क्यूब्स में। उसके बाद में 6 ओवरली, 4 ओवरली हम लोग पंचवल्कल पानी में, गर्म पानी में, डेटोल के पानी में, त्रिफला पानी में। और सबसे अच्छा कुछ भी नहीं है तो खाली सादा गर्म पानी किया हमने, उसमें थोड़ा सा फिटकरी डाल दी, थोड़ा सा ये बोरिक पाउडर डाल दिया, और उसी में अगर हम बैठ गए ना लोकल, बिना किसी ज़्यादा खर्चे के, तो भी। और दूसरा एक लेप है बड़ा अच्छा, वो लेप होता है हमारा आयुर्वेद की ही एक योगदान है, वो है अरंडी का तेल। जैसा अक्सर थोड़ा गर्म करो अरंडी का तेल, और लेकर के उसका सोप बना करके अंगुली से लगा करके गोज पीस के द्वारा 5 ml भी अगर आपने अंदर डाल दिया ना एनोरेक्टल एरिया के अंदर सिरिंज के द्वारा, तो तुरंत मरीज को इस तरह आराम मिलेगा। हमारे आयुर्वेद का सबसे बड़ा एक पेन किलर के रूप में हम लोग एरंडी को मानते हैं। और एरंडी तेल का प्रयोग इसीलिए, और इस एरिया में एनोरेक्टल एरिया में तो उसका दोस्त ही माना जाता है कि कैस्टर ऑयल दो, आप उसका एनिमा दो लो, तो वो सबसे अधिक आप इसी पे करता है। तो स्थानीय प्रयोग के रूप में एरंडी तेल का प्रयोग इंस्टेंट रिलीफ देने वाला है आयुर्वेद के हिसाब से, और सेक तो हमारा ही ठंडा गर्म। जी सर, मुझे याद है जब आप हमें पढ़ाते थे, सो आपकी एक बात हमेशा जब भी हम पेशेंट से बात भी करते हैं कि टिश्यू को आपने इस तरीके से हैंडल करना है कि वो आपका मित्र है, जितना आप प्यार से उसे संभालोगे वो उतना ही आपको प्यार देगा। सो काउंसलिंग भी बहुत एक ज़रूरी इसका पार्ट सर रहता है कि पेशेंट काउंसलिंग, क्योंकि जब हम देखते थे सर, जो आपके पेशेंट्स होते थे वो आपके व्यवहार से, आपके बात करने से ही ठीक हो जाते थे। जो आपके शब्द हैं आई थिंक वही उनके लिए एक पेन किलर का भी और एनेस्थीसिया का भी काम कर जाते थे। तो सर आप किस तरीके से काउंसलिंग के लिए क्या टिप्स हमें देना चाहेंगे सर? धन्यवाद। दोनों बातों का जवाब देता हूँ मैं आपको। जनरली जो पेशेंट होता है ना, वो डॉक्टर के पर्सनालिटी से, उसकी बातों से ही वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर एक डॉक्टर बैठा हुआ है हमारे सामने, और अगर कूली की तरह टॉर्च जीन्स पहना हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, गुंडे की तरह लग रहा है, तो उस पेशेंट को इम्प्रेशन या फेथ होगा ही नहीं कि आप डॉक्टर के रूप में। अगर आप कूली की तरह बैठे हुए हो या एक जोकर की तरह बैठे हुए हो, तो डॉक्टर का पूरे पूरे मरीजों के मन में एक ऑलरेडी एक इम्प्रेशन होता है कि डॉक्टर के एक सोबर होगा, एक जेंटल होगा, एक थोड़ा मेच्योर होगा, एक मीठा बोलने वाला होगा। अगर आपने, मैं जस्ट आपने पूछा तो बता दूं, हमें मालूम है कि हाइपर एसिडिटी या अम्लपित्त बहुत मिर्च मसाले खाने से होता है, और ये हम जानते हैं कि ज़्यादा तीखा खाने से, ये इरेगुलर खाने से, लेट खाना खाने से, मोबाइल ज़्यादा देखने से, या हमारा मन चंचल होने से अम्लपित्त होता है। या किसी को HIV हुआ है तो उसने ये किसी के साथ में संबंध बनाए हैं, वो थोड़े से सेफ नहीं बनाए हैं, ये हम जानते हैं। परंतु पेशेंट हमारे पास आया और हम अगर बोलेंगे बड़े चटोकड़ा है तू, बड़ा जीभ का स्वादु है, तू ध्यान रखता नहीं, अब इतना खाना पीने में तुमने पूरी ज़िंदगी बिगाड़ दी, खूब शराब पिया तेने, खूब मिर्ची खाई है, अब तू मेरे पास आया है, तो कैसा ऐसा है, तेने पूरे खानदान को ऐसा दुखी कर रखा है, तो मन कितना दुखी होगा। इसीलिए हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक अच्छे सर्जन की क्वालिटी क्या होती है कि वह हमेशा सॉफ्ट स्पीकन होना चाहिए, और दूसरा कर्कशता, कुचेल कर्कशा, हमारे यहाँ एक हमारी लाइन बोल करके डॉक्टर ललित को मैं बोलूँगा कि कुचेल कर्कशः स्तब्ध कुग्रामी स्वयं आगत पंच वेद्या न पूज्यन्ते धन्वंतरी समापि। ये हमारा लोगो सेंटेंस है कि अगर धन्वंतरी के बराबर ज्ञान वाला कोई वेद्य है, उसमें भी अगर ये 5 अवगुण है तो वह कभी भी दुनिया में फेमस नहीं होगा। ये 5 अवगुण क्या है, एक विद्या में नहीं होने चाहिए, एक डॉक्टर में नहीं होने चाहिए। और 5 अवगुण में शुरू से सभी को बताता हूँ, जैसे ललित ने बताया कि वह कुचेल, मतलब उसके कपड़े हमेशा सोबर और जेंटल होने चाहिए, और मरीज के ऊपर ऐसा लगना चाहिए कि एक मैच्योर, एक मेरी बीमारी को समझने वाला, मेरे कष्ट को दूर करने वाला किसी डॉक्टर के पास में आया हुआ हूँ, किसी गुंडे के पास नहीं आया हूँ, ऐसी इंप्रेशन नहीं। उससे बोलते हैं हम लोग आयुर्वेद में कुचेल है, चेल कहते हैं कपड़ों को, कर्कश बोलते हैं हार्ड या रफ टोन में बात करने वाला आदमी, जो जिसके टोन, जिसका लैंग्वेज की मृदुता नहीं है ना, सॉफ्टनेस नहीं होगी, या उसके अंदर स्वीटनेस नहीं होगी बोली के अंदर, तो मरीज कभी भी आपके पास 2 सेकंड से अधिक बात नहीं करेगा, दोबारा आने की उसकी मर्जी नहीं होगी। तो हमारे आयुर्वेद के आचार्य ने लिखा है
कर्कशता नहीं होनी चाहिए। कर्कश कहते हैं कड़वापन, बोले के अंदर कड़वापन कभी नहीं आना चाहिए। हम जानते हैं कि तुमने खट्टा मीठा खाया है, बदमाशी की है, परंतु हमें उसको ऐसा टॉर्चर करके नहीं बोलना है कि तेने बदमाशी की, तू ऐसा रहा है, तेने पास्ट ऐसा बिगाड़ा है। वो हमारे पास आए भी सारे इसीलिए तो है कि उसने गलतियाँ की है। अब हम उसको बार बार उस पर गले जले पर अगर नमक डालेंगे कि तेने ऐसा किया वैसा किया, तेने जले पर वो घाव पर नमक डालेंगे तो कैसा उसको दुखी होगा। वो दुखी होकर के तो हमारे पास आया है, हम उससे ज़्यादा दुखी करना कभी नहीं चाहेंगे और ना हमें करना चाहिए। तो उसी बात के लिए हमारे गाइडलाइन लिखी हुई है, कर्कशता नहीं होनी चाहिए। तीसरा होना चाहिए स्तब्धता, ऐसा कन्फ्यूज्ड माइंड भी हमारा विद्या नहीं होना चाहिए। तो चौथा होना चाहिए स्तब्धता, कुग्रामी, गलत शमशान में जाकर हमने दवाखाना शुरू कर दिया कि सब हमने एक बड़ा कब्रिस्तान है और वह हमने दवाखाना शुरू कर दिया। आप कितने बड़े वैद्य हो, पर कब्रिस्तान में जाकर दवाखाना शुरू करेंगे ना आप, किसी गलत मोहल्ले में, किसी गलत एरिया में जहाँ पर सुअर घूम रहे हैं, जहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है या गटर का दरवाज़ा खुला हुआ है, वहाँ पर आप अगर शुरू करोगे लिखोगे धन्वंतरी दवाखाना, तो भी आपके पास कोई आने वाला नहीं है। और पांचवा है स्वयं आगत, खुद ही अपनी प्रशंसा करने वाला आदमी। ये 5 वेद्य धन्वंतरी के समान गुण वाले होने पर भी कभी पूजित नहीं होंगे। ये हमारे आचार्यों की लाइन है। सारे आचार्यों ने बार बार बोला है कि आपको मरीज का दिल जीतना है। दिल जीतने के लिए हमारे पास क्या है? दूसरा हमारी आंखें हैं और हमारा वाणी है। तो हम लोग वाणी के द्वारा ही किसी आदमी के दिल में जाग सकते हैं। मरीज के दिल में बैठने वाला आदमी, लिखा हमारे यहाँ पर, रोगी के आत्मा के अंदर दीपक की तरह जो बैठता है वही वेद्य सफलतम वेद्य होता है। और जैसा बोला कि वही आदि बीमारी को दूर करने के लिए सफल होता है। सर, एक जितने भी शार सूत्रा के सर्जन्स हैं, चाहे वो नए हैं या वो पुराने हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, एक एक दिल की बात बताता हूँ मैं। यह हमारे लिए एक ऐसा भगवान के द्वारा, आयुर्वेद के आचार्य के द्वारा, धन्वंतरी के द्वारा, अश्विनी के द्वारा हमारे लिए एक वरदान मानते हैं हम इसको, कि हमें वरदान दिया गया कि हम लोग इसके द्वारा हम हमारी सारी पीढ़ियों को कमा कर दे सकते हैं। इतना इसके द्वारा हमें संपन्नता, मतलब मैत्री, यश, धन, हमारा प्रैक्टिस लिखा है ना हमारे यहाँ पर, क्वचित मैत्री, क्वचित यश, क्वचित धर्म, क्वचित कर्माभ्यास, क्वचित चेति, सब कुछ हम लोग इसी पद्धति के द्वारा ले सकते हैं। परंतु हमें इस पद्धति के साथ भी एक अन्याय नहीं करना चाहिए। कभी भी सभी पेशेंट्स को हमारा एक टूल या हमारा धन का सोर्स, हमारे लिए यह बलि का बकरा है, ऐसा न मानकर चले। कुछ पेशेंट्स दुनिया में ऐसे भी होंगे हमारे सामने आने वाले जो गरीब होंगे, जो इतना पेमेंट देने की क्षमता नहीं होगी, जहाँ बेचारे लोअर कमाई करने वाले होंगे। तो हमारे 10-20% पेशेंट को हम लोगों को ऐसा रखना ही चाहिए कि उन लोगों को हम लोग कम से कम खर्चे में या जितना खर्च हो रहा है उसी खर्चे में हम लोग करके दे देंगे, तो वो हमें 10 गुना हमें रिटर्न देने वाला है। ये मेरा खुद का अनुभव रहा है कि जितने पेशेंट्स को आपने दया करके या थोड़ा सा आपने सॉफ्ट हार्टेड आपने उसका ट्रीटमेंट दिया है, आपने ज़्यादा उनसे लालच करके नहीं कमा कर लिया है, तो उसका 10 गुना आपको मिलने दूसरे पेशेंट से मिल जाएगा। और सारे पेशेंट्स को हमको यह कि ये हमारे पास एक कमाने का कोई वो इंस्ट्रूमेंट आया है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। हमें हर मरीज को एक दोस्त की तरह, मैत्री कारुण्यम आर्तेषु लिखा हुआ है कि हमें आर्तेषु मतलब रोगियों के साथ में हमने मैत्री, दोस्ती का भाव और करुणता का भाव रखना चाहिए। ये हमारा मोटिव है। और अगर हम इस मैत्री और करुणता मतलब हमारा उसके प्रति एक हमारा सॉफ्ट हार्टेड होना, ये अगर 2 गुण हमारे में है तो हमारे पास रोगियों की लंबी लाइन लगेगी। आपको सुबह से शाम तक टाइम नहीं मिलेगा अगर 2 गुण आपने डेवलप कर लिए। और कुछ मरीजों पर जो वास्तव में इसके लिए एलिजिबल है, उसके साथ में हमें स्पेशल थोड़ा सा कंसेशन के रूप में हमको काम करना चाहिए, तो हमारी सफलता 1000 गुना नहीं, लाख गुना बढ़ जाएगी। थैंक यू सर। जो सर ने बोला, हर एक जो शब्द था वो हम सब के लिए सर एक आप्तोपदेश है। और अगर हम सभी इसको अपनी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट कर लें तो हम सभी अपने रोगियों के साथ भी न्याय कर पाएंगे और अपनी प्रैक्टिस को भी ग्रो कर पाएंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब का कि जिन्होंने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। डॉक्टर ओपी दवे सर ने। सर एचओडी हैं पारुल यूनिवर्सिटी में। अगर किसी का कोई भी प्रश्न रहता है तो सर से आप कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू।